बिजनेस के सिलसिले में 3 महीने के अंतर अंतर मुझे ट्रैवल करना ही पड़ता है। और पिताजी के गुजर जाने के बाद तो मुझे और माँ को मेहनत 10 गुना ज़्यादा करना पड़ता है। मैं विराज कुमार, मेरे पिता बलदेव कुमार के इंडिया में टोटल 5 फैक्ट्रीज हैं। हमारे फैक्ट्रीज बड़े बड़े मेडिकल कंपनीज के लिए मेडिसिन के बॉटल्स बनाते हैं, लेकिन पिताजी के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पे और माँ पर आ चुकी है। मेरे पिताजी बलदेव ने बहुत ही एक छोटे जगह से बिजनेस को बड़ा किया था, और आज मैं जा रहा हूँ राणापुर। मजे की बात यही है कि इस राणापुर के फैक्ट्री से ही मेरे पिताजी के बिजनेस में बरकत आया था। लेकिन बुरी खबर यह है कि 1 साल के अंदर ही राणापुर के उस फैक्ट्री में आग लग गया था, और उसके बाद वो फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन उससे हमारा बिजनेस हैम्पर नहीं हुआ। उसके बाद तो मानो हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी हो चुका है, और आज टोटल 5 फैक्ट्रीज का ओनर हूं मैं। उसके लिए दिन रात मेहनत तो करना ही पड़ता है। और आज पहली बार 15 सालों के बाद मैं जा रहा हूं राणापुर, ताकि उस फैक्ट्री को देख सकूं, और सोच रहा हूं कि इस फैक्ट्री को मैं दोबारा शुरू कर सकूं, ताकि राणापुर जैसे गांव में भी लोगों को इनकम का सोर्स मिल सके। वैसे बहुत अजीबोगरीब किस्से भी मैंने उस फैक्ट्री के बारे में सुने हैं, लेकिन फिर भी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। करीब पूरा दिन ही लग गया मुझे राणापुर पहुंचने में। वहां पहुंचते ही हमारा वहां का एक छोटा सा फार्म हाउस भी है। वहां का केयरटेकर रामलाल ने मुझे वेलकम किया। अरे साहब, आप आ गए? हाँ रामलाल जी। अरे आपको तो बहुत देर लग गया आने में। हाँ, जरा कार का टायर पंक्चर हो गया था। वैसे बाबूजी, इतने सालों बाद आपको क्या सूझा इस फैक्ट्री को ओपन करने का? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ के गांव वाले बहुत ही अजीब और गरीब किससे सुनाते हैं इस फैक्ट्री के बारे में। देखिए, मैं उन सब पे बिलीव नहीं करता। मुझे ये फैक्ट्री ओपन करना है, क्योंकि इस फैक्ट्री के बाद ही हम लोग का बिजनेस ऊपर उठा था। तो ये फैक्ट्री बंद हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। तो इस फैक्ट्री को मुझे किसी भी हालत में ओपन फिर से करना ही है। ठीक है बाबूजी, लेकिन मैंने तो आपके भलाई के लिए ही बात किया था। देखिए, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, कल सुबह आप मुझे गांव वालों से थोड़ा बात करवाइएगा। उन लोगों को यहाँ बुलाइए, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और फैक्ट्री के बारे में भी कुछ डिस्कस कर सकूं। ठीक है बाबूजी, आज आप सो जाइए, कल सुबह जो होगा होगा। ऐसे ही सो गया मैं। हमारे फार्म हाउस से भी हमारा वो पुराना जला हुआ फैक्ट्री दिख रहा था। बहुत पुराना फैक्ट्री है। मैं देख रहा था और सोच भी रहा था कि किस तरह से मेरे पिताजी ने मेहनत और मशक्कत से इस गांव से अपने बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन कौन जानता था कि जो सच्चाई मुझे पता है, उसके अंदर भी एक और सच्चाई है। सुबह होते ही रामलाल सारे गांव वालों को मेरे पास ले आया। लीजिए बाबूजी, मैं सब गांव वालों को ले आया आपके पास। नमस्ते गांव वालों, मेरा नाम विराज कुमार है। हाँ हाँ, पता है तुम्हारा नाम विराज कुमार है। तुम इसी फैक्ट्री के मालिक हो ना? हाँ, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, और मैं जानता हूँ कि फैक्ट्री सालों से यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। मैं सुना है कि यहाँ पे आग लग गया था इस फैक्ट्री पे, लेकिन मैं इस फैक्ट्री को फिर से ओपन करना चाहता हूँ।
देखिए विराज बाबू, आप इस फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गांव वालों का एक अपशगुन माना जाता है। क्या अपशगुन है, बोलिए। देखिए, एक्चुअली बात ऐसा है कि क्या हुआ, बोलिए। मुझे तो आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ, मैं 12वीं पास हूँ। एक्चुअली बात ऐसा है बाबूजी कि ये फैक्ट्री हम लोग शापित मानते हैं इसे। व्हाट डू मीन बाय दैट? मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि रात के टाइम इस फैक्ट्री से अजीबोगरीब आवाज आते हैं और कभी कभी मशीनों के चलने की आवाज भी ऐसे सुनाई देती है। आप तो इस गांव के पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप ये सब कैसे मानते हैं? एक फैक्ट्री जो जल गया था, 15 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है, वो उसके मशीन अचानक काम करने लगते हैं। सो यू वांट टू से कि वहां पे भूत रहते हैं? देखिए, मैं इतने दूर से आया हूं, मेरे पिताजी के शुरू किए हुए इस फैक्ट्री को मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को भी इनकम का एक सोर्स मिल सके, या कि बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सके। और आप लोग इसका अड़चन मत डालिए। तुम इसको खोलने की बात मत करो। एक बूढ़ा सा व्यक्ति गांव वालों में से बोला, नमस्ते, आप? मैं इस गांव का सरपंच हूं। नमस्ते। ये नमस्ते स्वमस्ते छोड़ो और जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर चले जाओ। क्या मुझे बोलेंगे कि आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है इस फैक्ट्री को ओपन करने में? देखो, तुम अमीर इंसान हो, तुम शहरी बाबू हो, तुम ये श्राप, ये सब घटनाएं तुम विश्वास तो करोगे नहीं, लेकिन हर चीज को मजाक में उड़ा देना अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं यही बोलूंगा कि तुम चले जाओ और इस फैक्ट्री को खोलने के बारे में बात और मत करो। देखिए सरपंच जी, इतना दूर मैं आया हूं खाली हाथ लौटने के लिए नहीं। मुझे गांव वालों का चिंता है, तुम्हें गांव वालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग खेती करते हैं, जितना हमें मिलता है हम उसी में घर बसाते हैं। मुझे माफ कीजिए सरपंच जी, मैं आपका बात नहीं मान सकता। फैक्ट्री तो मैं हर हालत में ओपन करके रहूंगा। क्यों मुसीबत को मोल लेना चाहते हो? क्यों मुसीबत मोलना चाहते हो? तुम्हें पता है, उस फैक्ट्री में हमें बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनने को मिला है। कभी कभी तो मशीन्स के अपने आप चलने के भी आवाज सुने हैं हम लोगों ने। यह आप लोगों का वहम है, कुछ नहीं है। मशीन अपने आप नहीं चल सकते, और ये मशीन्स इतने दिन पुराने हो चुका है, इतने दिन से बंद है, ये अचानक चलते कैसे है? देखिए, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो, लेकिन अगर गांव वालों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। ठीक है सरपंच जी, अभी आप लोग जा सकते हैं। विराज बाबू, अब क्या करें? रामलाल जी, जरा मुझे फैक्ट्री दिखाइए। मैं तो कभी यहाँ पे आया भी नहीं हूँ, लेकिन और इस फैक्ट्री के बारे में बस थोड़े फोटोज मैंने देखे हैं, लेकिन फिजिकली देखूंगा तो अच्छा लगेगा। हाँ चलिए, दिन होते होते देख कर आते हैं। क्यों, रात के समय क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बाबू, नहीं, रात के समय हम में से कोई उधर नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा जान बहुत प्यारा है, आप भी मत जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए, अभी 1 बजा है, चलिए। ऐसे जाते जाते मैं बहुत बात करने लगा रामलाल जी से।
रामलाल जी मेरे पिताजी को बहुत दिन से जानते हैं। उनके जवानी के टाइम से वो उन्हें जानते हैं। वो हमेशा से ही हमारे इस फार्म हाउस के केयर टेकर रहे हैं। अच्छा रामलाल जी, एक बात मेरे को बोलिए, गांव वाले इतना डरते क्यों हैं? देखिए विराज बाबू, सरपंच का एक बात तो मैं भी मानता हूं कि हर चीज को मजाक में उड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप शुरू मत कीजिए, चलिए। ऐसे हम फैक्ट्री तक पहुंचे। फैक्ट्री को देखकर तो अरे बाप रे, ये तो जल के तंदूरी रोस्ट हो चुका है पूरा। बहुत दिनों से पूरा काला पड़ गया फैक्ट्री। फैक्ट्री को खोलते ही बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकल गए। अरे बाप रे, तो भूत बंगला बन चुका है सच में। शायद भूत भूत भी रहते होंगे। मैंने मजाक किया। अरे बाप रे, ये सारे मशीन्स तो पूरे तरीके से जल चुके हैं। अभी यहाँ पे रेस्टोरेशन सब कुछ के लिए बहुत खर्चा पड़ेगा। हाँ विराज बाबू, खर्चा तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इसे खोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये फैक्ट्री बंद होकर पड़ा रहे। आफ्टर ऑल ये मेरे पिताजी का फर्स्ट फैक्ट्री है। इसके बाद से ही तो हमारा बिजनेस। तुम अभी भी यहां से नहीं गए? पीछे देखा तो सरपंच खड़ा था। अरे सरपंच जी, आप यहाँ पे? तुमको मैंने चेतावनी दिया था ना, मैंने तुमको कि फैक्ट्री के नजदीक मत आना। तुम फिर भी आए। तुम्हें क्या लगता है हम सब गवार हैं? हाँ, हम लोग शायद तुम्हारी तरह बहुत बड़े कॉलेज वगैरह में नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ी बुद्धि हम लोगों में भी है शहरी बाबू। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं, ये फैक्ट्री को खोलने के बारे में तुम भूल जाओ और शहर लौट जाओ। क्यों? हम लोगों की जान को तुम खतरे में फेंकना चाहते हो? ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। अभी आप जाइए यहां से। सरपंच चला गया। जाते जाते मैं रामलाल से पूछा कि रामलाल जी, राणापुर में आते आते मैंने एक छोटा सा बंगला देखा था, एकदम राणापुर के सामने ही। वो किसका बंगला है? ओह, वो तो राणा कुलजीत का बंगला है। राणा कुलजीत? ये कौन है? अरे विराज बाबू, राणा कुलजीत ही तो राणापुर के असली जमींदार थे। उन्हीं के नाम से ही तो ये राणापुर हुआ है। राणा कुलजीत राणा खानदान के आखिरी वारिस थे। आपके पिताजी इस फैक्ट्री के बारे में उन्हीं से ही बात करने आए थे। अच्छा, अचानक मुझे याद आ गई कि कुलजीत नाम मैंने पिताजी के मुंह पर बहुत बार सुना है, लेकिन पिताजी किसी से भी फोन में जब बात करते थे इस कुलजीत के बारे में, तो वह धीमी आवाज में बात करते थे। पर एक नाम के तो बहुत इंसान हो सकते हैं। हाँ, फिर बोलिए। असल में राणा कुलजीत जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ पे एक स्कूल बनवाना चाहते थे, लेकिन फिर गांव वालों की तरक्की के बारे में सोचकर उन्होंने इस फैक्ट्री को बनवाया मतलब जब आपके पिता बलदेव कुमार यहाँ पे आए थे तब वो इतने बड़े इंसान नहीं हुए थे। तब वो बहुत ही छोटे व्यापारी थे। अगर राणा कुलजीत नहीं होते तो शायद ये फैक्ट्री कभी बन ही नहीं पाता। राणा कुलजीत ने अपना सारा संपत्ति, सारा पैसा जो उन्हें विरासत में मिला है, सब इस फैक्ट्री के लिए उन्होंने दान कर दिए। तो उसके बाद राणा कुलजीत का क्या हुआ? 1 साल तक तो सब ठीक ही था, लेकिन जिस दिन आग लगा
उसके 2 दिन पहले हमें पता चला कि कुलजीत जी राणापुर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, और जलने के बाद वो फैक्ट्री भी बंद पड़ गई। इंटरेस्ट, कमाल की स्टोरी है, लेकिन पिताजी ने कभी इसके बारे में मुझसे जिक्र नहीं की। एनीवेज, कल मैं लौटूंगा और घर जाकर इस बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करना पड़ेगा, और माँ से भी बात करना पड़ेगा कि क्या किया जाए इस फैक्ट्री के बारे में, कि इस फैक्ट्री को ओपन करना मेरे लिए गोल बन चुका है। रात के टाइम खाना वाना खाकर मैं सो गया। सोते सोते मुझे 11 बज गया। अचानक एक खटक साउंड से मेरा नींद खुल गया। घड़ी में देखा तो रात के 2:30 बजे थे। ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि किस तरीके का मशीन चल रहा हो। अरे, मैंने गौर से देखा, नहीं, घर से मैं खिड़की की तरफ देखा तो अरे, ये आवाज तो उस फैक्ट्री से आ रहा है। इतनी रात का फैक्ट्री में मशीन, लेकिन मशीन्स चल कैसे सकते हैं? मशीन्स तो जल चुके। तो मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे गया फैक्ट्री के उधर अकेले। रामलाल को साथ में नहीं लिया, शायद डर जाएगा। फैक्ट्री की तरफ जाते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा, मानो मशीन्स की आवाज और तेज हो रही है। कौन है अंदर? मेरी आवाज मानो मशीन्स की आवाज के नीचे दब गई। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। टॉर्च जलाकर देखा तो सारे मशीन्स अपने आप चल रहे थे। सुबह मैंने जिस स्टेट में इस मशीन्स को देखा था, अब ये लोग वैसे नहीं थे। ये लोग एकदम डेली ऑन वर्किंग मशीन्स की तरह बन चुके थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो भी हो रहा था बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। मैंने देखा कि टोटल 20 मशीन्स अपने आप एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ इन सबको चला रहे हैं। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? बस ये कहने की देरी थी। अचानक एक जोर से बिजली कड़की और मेरे सामने ही मैंने एक परछाई को देखा। ये कौन है? पूरे शरीर बालों से घिरा हुआ। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं पीछे मुड़कर जाने लगा, तभी फैक्ट्री का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं दरवाजे को जोर से पीटने लगा, खोलो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, खोलो। तभी उस परछाई ने अपनी भयानक हंसी शुरू कर दी। उस हंसी से मानो मेरे शरीर के सारे सब कुछ खराब हो रहा था। मानो मेरे कान फट रहे हैं उस आवाज से। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं कौन हूं? बहुत इंतजार करवाया तूने, सालों से इंतजार था तेरा। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। आज मैं अपना प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा।
उसे वही बोलकर उसने मेरी तरफ देखा। ये कौन है? उसका पूरा मुंह नहीं, एक कंकाल, सादे कपड़ों में एक कंकाल था। उसकी आंखों में जैसे ज्वाला थी। उसके मेरी तरफ देखते ही पूरे पूरे फैक्ट्री में आग लग गया। फिर से पूरे फैक्ट्री में ये कैसे हो गया? ये आग कैसे लग गया? मैं बाहर नहीं जा सकता था। दरवाजा, सारी खिड़कियों पे आग लग गए थे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तेरे पिता के वजह से। मेरे पिता के वजह से? मेरे पिता से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कौन हो तुम? मैं राणा कुलजीत हूं। राणा कुलजीत? राणा कुलजीत? लेकिन रामलाल ने तो बोला। हाँ, रामलाल को वही पता है जो तेरे बाप ने सबको समझाया था। लेकिन तेरे बाप को तो मैं मार नहीं सका, लेकिन उसके बेटे को मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मैं यहीं पर जलाकर मारूंगा। तभी मुझे और मेरे परिवार के आत्मा को शांति मिलेगा। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बताओ बताओ, क्या राज है? कौन सा राज है जो मुझे नहीं पता? तू जानना चाहता है तो ठीक है, देख ले अपने आप ही। उसने अपना बड़ा कंकाल जैसे हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और एक झटके में मानो मैं अपने आप में नहीं था। मेरी पूरी बॉडी इधर से उधर हो रहा था और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मैं उसी फैक्ट्री में खड़ा हूं। मेरे सामने दो लोग खड़े हैं। ये मैं कहां आ गया? और मेरे सामने ये तो मेरे पिताजी हैं, बलदेव कुमार। और ये होना हो ये राणा कुलजीत ही है, दूसरा इंसान। लेकिन पिताजी के साथ ये और 2-3 जन आदमी कौन थे? देखो कुलजीत, ये फैक्ट्री तो पूरा मेरा ही है। चुपचाप से इन कागजों पे अपने दस्तखत कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो बलदेव? अपने विरासत में पाए हुए सारे पैसे, सारे धन दौलत मैंने तुम्हारे इस फैक्ट्री के लिए लगा दिया है। इसमें मेरा भी समान तरीके से मेहनत है, मेरा भी हक है, और तुम मुझे इससे वंचित कैसे कर सकते हो? तुम्हारा हक है? किसने बोला तुम्हारा हक है? यह फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और अगर तुमने इस पे दस्तखत नहीं किया तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जान रहे थे मैं इस पे कभी दस्तखत नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने देखा कि मेरे सामने ही उन 2-3-4 गुंडों ने राणा कुलजीत को पकड़ा और कुछ लोग उनके बीवी और 2 बच्चे को घसीट कर फैक्ट्री के अंदर ले आए। उन्होंने उनके हाथ पा बांध दिए और धीरे धीरे फैक्ट्री के बाहर चले गए और एक ही झटके में उस फैक्ट्री को आग लगा दिया।
और धीरे धीरे मेरे सामने फिर सब कुछ सफेद पड़ गया। मैं फिर से अपने दुनिया में लौट आया था। पता चला तेरे बाप ने हमारे साथ क्या किया था। आज तो जिस ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है वो सब मेरी देन है। वो सब मेरा होता चाहिए था। मुझे मारकर, मुझसे धोखाधड़ी कर कर तेरे बाप ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी को इसी फैक्ट्री में जिंदा जला दिया और इसी फैक्ट्री में दफन कर दिया। मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे एक स्कूल बनाऊंगा बच्चों के लिए, लेकिन गांव की भलाई के खातिर मैंने अपना सब कुछ देकर यहाँ पे वो फैक्ट्री बनाया। और तेरे बाप ने क्या किया मेरे साथ? धोखा और तंत्र क्रिया से हमारी आत्माओं को इसी फैक्ट्री में बंद कर दिया। आज तूने इस फैक्ट्री को खोलकर हमें मुक्त करवाया है। अब तू नहीं बचेगा। मैंने देखा कि वो कंकाल अपने बड़े से हाथ को लेकर मेरे गले को दबोच लिया। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए बुलजीत जी, मेरी कोई गलती नहीं है। पिता के कर्म के फल बेटे को भुगतना ही पड़ता है। आज तुझे जिंदा यहाँ पे मैं दफन करूंगा, जैसे तेरे बाप ने हमारे साथ किया था। मैं अपने पिता के गलती का पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ के लिए, मेरी माँ का मैं एक ही संतान हूँ। क्या तेरे बाप ने हम पे तरस खाया था? तेरे बाप को ये लगा था कि हम लोगों का क्या होगा? मुझसे धोखा देने से पहले क्या तेरे बाप ने सोचा था? नहीं, तुझे मौत ही मिलेगी। तैयार हो जा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मुझे मत मारिए, कृपया मुझे मत मारिए। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे लगा कि अब शायद मैं और जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि उस हाथ ने मेरे गले को छोड़ दिया। मुझे बोला, क्या तू सच में अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना चाहता है? हाँ, मैं चाहता हूं। सच में? देखिए, मैं थोड़ी देर में मरने वाला था और मौत से लौटा हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। मुझे धिक्कार आ रहा है अपने पिता पर। आपके खून पसीने से मेहनत किए पैसों पे आज मैं जी रहा हूं। कितना बड़ा धोखा मेरे पिताजी ने हमको दिया था। मुझे इस बात का भनक भी कभी नहीं लगा कि मेरे पिताजी इतने गिरे हुए इंसान थे। इतने गिरे हुए इंसान है वो। मुझे तो उन्हें अपना पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। तुझे 3 काम करने होंगे। इसी फैक्ट्री के नीचे मेरी और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों का मृत शव है। उन सब का अंतिम संस्कार तुझे करना होगा। राणापुर के गांव वालों को तुझे असली सच्चाई बतानी होगी और इस फैक्ट्री को तोड़कर तुझे
यहाँ के गांव वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना पड़ेगा। बोल, क्या तू तैयार है? मेरे पिताजी ने आपके पैसों को लूटकर ये साम्राज्य तैयार किया है, लेकिन मैं इन पैसों का सही इस्तेमाल करूंगा। आपने जो बोला उनका हर अक्षर का पालन मैं करूंगा। मैंने देखा कि पूरा आग जैसे बुझ रहा था और वो आत्मा भी मेरे सामने से धीरे धीरे गायब हो गई। फैक्ट्री का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि सरपंच और बाकी लोगों के साथ रामलाल आ गया था वहां पे। अरे विराज बाबू, आप इतनी रात गए फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? हम लोग तो पहले मैंने आपके चीखने की आवाज सुनी, मैं ऊपर गया था, देखा कि आप नहीं हैं रूम पे, तो मैं कहीं भी आपको नहीं देखकर गांव वालों को लेकर फैक्ट्री की तरफ आया। विराज, क्या हुआ? सरपंच जी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। फार्म हाउस पे लौटकर जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ बताया। मैंने देखा कि पूरा राणापुर मुझे घिन भरी नजरों से देख रहा था, मानो जैसे वो लोग मुझे जिंदा जला देंगे। आज तक मैंने सुना था कि बच्चों के कर्म का फल कभी कभी पिता और माताओं को अपने कंधों पे लेना पड़ता है, लेकिन अपने पिता के कर्मों का फल आज मैं भुगत रहा था। लेकिन जब कुलजीत जी के आत्मा ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है तो मैं उसका पश्चाताप करके ही रहूंगा। मैंने वादा किया सबसे कि इस गांव के भलाई के लिए मैं हर वो चीज करूंगा, जितना पैसा खर्चा होगा मैं दूंगा, और मैं ये उसी फैक्ट्री को तोड़कर वहां पे एक स्कूल भी बनवाऊंगा। फिर सब शांत हो गए। वहां से लौटे हुए अभी 6 महीने बीत चुके हैं। उस जगह पे मैं अच्छा एक स्कूल बनवाया। उसके बाद गांव के जरूरत के लिए हर चीजों का मैंने बंदोबस्त किया। स्कूल का फीस, स्कूल के बच्चों के लिए जरूरी सामान, हर चीजों का बंदोबस्त मैंने किया है। शायद इसी से मेरा प्रायश्चित भी पूर्ण हो गया और राणा कुलजीत जी के आत्मा को भी शांति मिल गया। सो हे गाइस, कैसा लगा स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे अच्छा सा एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द रेड बटन so that whenever I post a new video, whenever I post a new story, so कि आप लोगों के पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहुत जल्दी फिर मैं लौटूंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद, बाय बाय।